Hello and welcome to Achievers High. Today we are going to complete chapter number 2, that is methods of inquiry in psychology. और उसमें आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू फिनिश दिस चैप्टर ऑल्सो. सो द टॉपिक्स फॉर टुडे आर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स इन साइकोलॉजी और इसके अलावा हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी. अब तक हम इस चैप्टर में पढ़ते आए हैं कि हम साइकोलॉजिकल डेटा को कैसे यूज करते हैं, कौन कौन से मेथड्स यूज करते हैं, लेकिन उसके साथ ही कौन कौन सी लिमिटेशंस है जिनको फॉलो करते हुए हमें अपने साइकोलॉजिकल टेस्ट को अप्लाई करना होता है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्वांटिटेटिव मेथड क्या है. क्वांटिटेटिव जैसे कि इसके वर्ड में ही हिडन है क्वांटिटी वर्ड, तो हम इसको सिंपलेस्ट वे में ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम साइकोलॉजी में स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं, आप क्लास 10th में बेसिक स्टैटिस्टिक्स पढ़ चुके हैं विच इज मीन, मीडियन, मोड, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. ये सारी चीजें जब हम यूज करते हैं एट द इनिशियल स्टेज, आगे बढ़कर तो हमारा जो स्टैट्स है वो बहुत ज्यादा वाइड होता चला जाता है, बट इनिशियली हम जो है वो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का यूज स्टैट्स की फॉर्म में साइकोलॉजी में करते हैं. तो जब हम क्वांटिटेटिव मेथड की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट लेते हैं, कोई क्वेश्चन आयर लेते हैं, आपने बहुत सारे टेस्ट के बारे में भी पढ़ा है, तो जो भी इस तरह का हम साइकोलॉजिकल टेस्ट अप्लाई करते हैं, ऐसा कोई भी मेथड अप्लाई करते हैं जिसमें हम मार्किंग कर सकते हैं या मार्क्स के बेस पर हम जज कर सकते हैं. सपोज हमने कोई भी साइकोलॉजिकल टेस्ट अप्लाई किया जिसमें हमें मालूम है कि हमें मार्किंग के बेसिस पे चलना है कि इतने में से इतना मार्किंग आने वाला पर्सन को हम इस कैटेगरी में डालेंगे. तो जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं, यानी कि हम मार्किंग की बात करते हैं, स्टैट्स का यूज करते हैं, तो वो साइकोलॉजी में क्वांटिटेटिव मेथड बन जाता है. हमने कोई भी क्वेश्चन आयर सेटअप किया तो उस क्वेश्चन आयर के हम कुछ मार्किंग रखते हैं जिसके बेस पर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किसी पर्सन के बारे में जिस चीज को भी हम इवेलुएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस ट्रेट को भी हम इवेलुएट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम मार्किंग के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं. तो हम ये कह सकते हैं सिंपली कि बेसिक स्टैट्स का यूज जब हम साइकोलॉजी में करते हैं तो वो क्वांटिटेटिव मेथड कहलाता है. अब हम बात करते हैं कि क्वालिटेटिव मेथड क्या होता है. क्वालिटेटिव, द वर्ड इज मेड अप ऑफ द वर्ड क्वालिटी, और क्वालिटी को हम बहुत सारे सेंस में यहाँ पे साइकोलॉजी में जोड़ सकते हैं. इमोशन से जोड़ सकते हैं, फीलिंग से जोड़ सकते हैं, या कोई ऐसी सिचुएशन जिसको हम इवेलुएट करना चाह रहे हैं जहां पर हम मार्किंग नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसकी क्वालिटी की बात कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन बहुत सैड है, उसके संग कोई ऐसी सिचुएशन हुई है जो हम उसको जब हम उसको सुनना शुरू करेंगे तब हम उसको समझना शुरू करेंगे. हम उसको मार्क नहीं कर सकते. वो कितना दुखी है ये हम तब जान पाएंगे जब हम उसकी सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, साइकोलॉजी में भी हमने ऐसे बहुत सारे टेस्ट के बारे में पढ़ा है. फॉर एग्जाम्पल, हम ले सकते हैं केस स्टडी. केस स्टडी में क्या होता है, हम किसी भी पर्सन के बारे में या किसी भी सिचुएशन के बारे में, किसी भी इवेंट के बारे में, कोई भी जो हमारा सब्जेक्ट या टॉपिक है उसके बारे में जब हम केस स्टडी स्टार्ट करते हैं तो उसकी सिचुएशन को जानने की कोशिश करते हैं, उसके पीछे हिडन रीजंस को जानने की कोशिश करते हैं. कई बार हम प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो केस स्टडी के थ्रू करते हैं. या हम ये भी कह सकते हैं जब हम इंटरव्यू मेथड अप्लाई करते हैं, वहां पर भी हम कई बार इंटरव्यू की हेल्प से बहुत सारे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करते हैं. तो ऐसे सारे मेथड्स जहां पर हमें किसी सिचुएशन को समझना पड़ेगा, हम वहां पर उसको क्वांटिटी में मेजर नहीं कर सकते बट क्वालिटी में मेजर कर सकते हैं. ऐसे मेथड्स जो है वो कहलाएंगे क्वालिटेटिव मेथड्स इन साइकोलॉजी. तो हमने इन जनरल बात किया कि व्हाट आर द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव साइकोलॉजिकल मेथड्स. मेथड्स के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, बट हम उनको क्वालिटी और क्वांटिटी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिवाइड करेंगे, वो हमने अभी डिस्कस किया. तो हमने अब तक आपने इस चैप्टर में जो भी मेथड्स पढ़े हैं, जो कि हम पीछे के वीडियोस में डिस्कस भी करते आए हैं, आप खुद ही कैटेगराइज करके देखिए कि वो क्वालिटेटिव में है या क्वांटिटेटिव मेथड्स में है. दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट बेटर वे. So this was all about this topic. Now we are moving towards what are the limitations when we talk about applying any psychological test. तो क्या क्या वो limitations होती हैं जो हमें थोड़ा ट्रबल कर सकती हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं. तो लिमिटेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी की अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारे सामने आता है वो है लैक ऑफ ट्रू जीरो पॉइंट. किसी भी फिजिकल एक्सपेरिमेंट में हम कभी भी जब शुरुआत करते हैं तो वो जीरो से होती है, दैट इज ट्रू जीरो, ट्रू पॉइंट. लेकिन जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो हम उस ट्रू पॉइंट को, एब्सोल्यूट पॉइंट को डिफाइन नहीं कर पाते. क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें कि इंटेलिजेंस को अगर हम टेस्ट करने जा रहे हैं किसी भी पर्सनालिटी के एट्रीब्यूट को, तो किसी का भी इंटेलिजेंस जीरो नहीं हो सकता, राइट. इसी तरीके से बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं जहां पर हम जीरो से स्टार्टिंग नहीं कर सकते. तो वहां पर हमें इस चीज की जो है वो कमी महसूस होती है, जिसकी वजह से हमें कुछ ना कुछ कंसीडर ही करके चलना पड़ता है. तो इस तरह से साइकोलॉजी में इस चीज की प्रॉब्लम, हम
किसी भी सिचुएशन में, साइकोलॉजी में हम किसी भी सिचुएशन में परफेक्ट जीरो सिचुएशन फाइंड नहीं कर पाते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है जो हमें जब हम कोई भी साइकोलॉजिकल मेथड अप्लाई करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा उसको फेस करना पड़ता है। पॉइंट अगर हम बात करें तो दैट इज रिलेटिव नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल टूल। हम कौन सा टूल किस एक्सपेरिमेंट में किस तरह से यूज करने जा रहे हैं वो हम हर जगह नहीं कर सकते। हमारे साइकोलॉजिकल टेस्ट में भी किसी टूल की रिक्वायरमेंट हमें कहीं पर होती है तो वही टूल कभी दूसरे एक्सपेरिमेंट में सक्सेसफुल नहीं होता या एप्लीकेबल नहीं होता, हम उसका यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई टेस्ट बनाया है जो हमने गांव के बच्चों के लिए बनाया है फॉर एग्जाम्पल, तो जब हम उसको शहर के बच्चों पे अप्लाई करेंगे तो जो उनका जो कह सकते हैं कि जो मेंटल लेवल है उसको देखते हुए हम उसको अप्लाई करेंगे तो वो चीज वहां पर हमारे लिए यूजफुल नहीं होगी, ऐसा हो सकता है। इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं जैसे हमने छोटे बच्चों के लिए कोई टेस्ट बनाया है फ्रॉम 5 years to 11 years, तो हम उसे बड़े बच्चों पर अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरीके से बड़े बच्चों के लिए हमने कोई टेस्ट बनाया तो हम उसको छोटे बच्चों पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस तरह से क्या होता है, जो टूल का जो नेचर है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है साइकोलॉजिकल टेस्ट में, उसको बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। तीसरे पॉइंट, ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा। कोई भी जो डेटा है अगर हम उसको स्मॉल अमाउंट में ले रहे हैं तब तो हमें वो काफी हद तक प्रॉब्लम नहीं करता है, लेकिन अगर एक लार्ज स्केल पर, एक बड़ी पॉपुलेशन पर हम कोई टेस्ट अप्लाई करते हैं साइकोलॉजी में तो जो डेटा का जो वेरिएशन आ जाता है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपने किसी एक बड़ी पॉपुलेशन में को कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और कई लोगों को असाइन कर दिया उस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कराने में। तो यहाँ पर एक फिर से वो चीज आ जाएगी कि जो नेचर ऑफ द टूल है वो भी वेरी कर जाएगा अगर पॉपुलेशन में काफी डिफरेंस है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो जिस लोकेशन पे हम उसको अप्लाई करने जा रहे हैं वहां के लोगों में या कल्चर में डिफरेंस आ रहा है या कुछ भी इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है। तो ये चीज तो हमारे साथ जो हमने पहले पॉइंट में डिस्कस, दूसरे पॉइंट में डिस्कस करी वो रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर एक प्रॉब्लम और अराइज हो जाती है कि जो डेटा कलेक्टिवली आता है वो सब बहुत ज्यादा वेरी कर जाता है। तो अगर इस किसी भी डेटा को हम अलग अलग इन्वेस्टिगेटर्स से करा भी रहे हैं, जो कि हमारे कई बार हमारे टेस्ट की या हमारी सिचुएशन की रिक्वायरमेंट भी बन जाती है, तो उस डेटा को पूरा एनालाइज किया जाना चाहिए और उसी के साथ में सारे इन्वेस्टिगेटर्स को मिलकर एक पॉइंट पर जरूर पहुंचना चाहिए जिससे कि उसका जो है कंक्लूजन जो है वो एक तरीके से ही या एक पॉइंट में ही दिया जा सके। फ्यू टॉपिक्स लेफ्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर नंबर 2. We'll see you soon in the chapter 3 of your class 11 psychology. Till then, keep watching, subscribe to our channel and stay connected. Thank you. Bye-bye.